नमस्कार दोस्तों। आज अकबर बीरबल विनोद में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मोती की खेती। एक दिन की घटना है कि बादशाह और बेगम दोनों भोजनोपरांत बाग में झूला झूलते हुए सानंद गपशप लड़ा रहे थे। अचानक बेगम की उर्गवायु खुली, जिससे बादशाह बहुत चिढ़ गया और बेगम को तुरंत महल से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। बेगम शहर से बाहर एक बाग में कैदी की सूरत में नज़र बंद कर दी गई। बादशाह को वही धुन सवार थी। दूसरे दिन जब सवेरे दरबार लगा तो बादशाह ने सभासदों से पूछा, क्या कभी तुम लोगों को भी अधोवायु निकलती है? अधोवायु निकलने के कारण बेगम का दंडित होना सब पर विदित था। इस कारण एक स्वर में सबों ने इनकार कर दिया और उस दिन दरबार समाप्त हुआ। जिस दिन की यह बात थी उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गया था। इसलिए जब कई दिन पश्चात वह लौटा तो बादशाह ने वही प्रश्न बीरबल से भी किया। भला बीरबल कब चूकने वाला था? वह झट से बोला, पृथ्वीनाथ, जिस तरह से अन्य लोगों को अधोवायु होती है उसी तरह मुझे भी होती है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह बहुत नाराज़ हुआ और उससे बोला, वाह, खूब अच्छे रहे। इस सभा में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसे अधोवायु सरती हो, फिर तुम्हें कैसे सरने लगी? जब यही बात है तो तुम दरबार से बाहर चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें आने की आज्ञा न दूं कदापि ना आना। बीरबल हाजिर जवाब था। उसे उत्तर प्रत्युत्तर करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, परंतु मौका देखकर काम करना बुद्धिमानों का काम है। बादशाह को अपने ऊपर बहुत नाराज़ देखकर वहाँ से वह तत्काल बाहर चला गया। बेगम को नज़रबंद हुए जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन वह अपने नज़रबंदी के कष्टों से ऊबकर बीरबल को बुलवाया और उससे आजीजी कर बोली, बीरबल, आपकी मदद के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता। कोई तरकीब निकाल कर मुझे इस निविड़ कैद से मुक्त करो। मेरा जीवन असंभव हो रहा है। बीरबल ने कहा, दूसरे की वकालत वही कर सकता है जो निर्दोष हो। मैं तो खुद ही तुम्हारे दोष में शामिल हूँ, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? बेगम बीरबल को भली भांति जानती थी, अतएव उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, बीरबल, तुमको मैं भली भांति जानती हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे बादशाह तुमसे भले ही नाखुश हो, परंतु उनको मना लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बेगम की इस युक्ति संगत बात को सुनकर बीरबल खुश होकर उसके कार्य साधन के निमित्त 10,000 रुपये की मांग पेश की। उसे तत्क्षण 10,000 की थैली समर्पण की गई। बीरबल घर पहुंचकर एक सुनार को बुलवाया। वह अपने काम का बड़ा पक्का था। बीरबल उसको रुपए की एक थैली देकर बोला, सेठ जी, मुझे मोती मंडित सुवर्ण का एक जव की बाली दरकार है। इसलिए आप उत्तम उत्तम मोतियों को बाजार से संग्रह कर उन्हें सोने में इस प्रकार जड़ो कि देखने में हूबहू जव की बाली ही जान पड़े। सुनार कुछ कालोपरांत एक उत्कृष्ट बाली बना लाया। बीरबल उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे कुछ द्रव्य इनाम में देकर विदा किया। आप उस बाली को लेकर बादशाह के महल के तरफ चला। दरबार में पहुंचते पहुंचते आधा दिन ढल गया। पहरेदारों से अपने आने का संदेशा बादशाह के पास यह भेजा कि पृथ्वीनाथ, मैं एक बड़े आवश्यक कार्यवश आपसे मिलने आया हूँ। यदि आज्ञा हो तो अंदर आऊँ। बादशाह ने आज्ञा देकर बीरबल को दरबार में बुलवा लिया। बीरबल बादशाह के पास पहुंचकर नियम अनुसार सलाम कर बगल में बैठ गया और मोती उसके हाथ में देकर बोला, गरीब परवर, यह मोती का बीज एक बाहरी व्यापारी लेकर आया था, जिससे मैंने बड़ी कठिनता से प्राप्त किया है। इसमें एक खास खसूसियत यह है कि यदि कोई पाक साफ आदमी इसको ज़मीन में बोएगा तो इसी के समान और बहुत सी मोतियाँ पैदा होंगी। मैंने देखा कि यह काम सिवा आपके दूसरा कोई नहीं कर सकेगा, अतएव आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया उसको
किसी अच्छी ज़मीन पर बो दीजिए, आपको आगे चलकर इससे बड़ा लाभ होगा। बादशाह उसकी बात मानकर तुरंत आज्ञा दिया। बीरबल, इसके योग्य ज़मीन ढूंढकर सूचना दो। परवाने में यह भी लिखा था कि जिस ज़मीन को बीरबल इस कार्य के लिए पसंद करेगा, वह चाहे बड़ी आलीशान मकानों से ही क्यों न सुशोभित की गई हो, तुरंत साफ करा दी जाएगी। बीरबल की खूब बन आई। उसने अपने पुराने बैरियों के मकानातों को ऑर्डर देकर तुड़वा दिया। कितने लोगों ने तो बीरबल के आतंक से बचने के लिए बड़ी बड़ी रकमों की घूसें दी। पहले वह नाक भौं सिकोड़ कर लोगों को टरकाता, परंतु जब ना मानते और बहुत मिन्नत करते तो किसी से कम और किसी से बेस लेकर उनका मकान छोड़ देता। जब बीरबल को खासी रकम मिल गई तो बड़े बड़े महलों को गिरवाना बंद कर दिया। बाद में गरीबों की झोपड़ियों का चौगनी कीमत देकर कुछ झोपड़ियाँ गिरवाकर एक खासी चौरस ज़मीन बना ली और उसे खूब जुतवा कर उसमें उत्तम प्रकार की खाद डलवा दी। पंक्ति से आवपाशी कराकर उसको भली भांति सिंचवा कर खेत को दुरुस्त करवा दिया। जब बीज बोने के काबिल खेत तैयार हुआ, तब बीरबल ने एक दूत द्वारा बादशाह के पास खबर भेजी, पृथ्वीनाथ, आपका खेत तैयार हो गया है। अब आप सभासदों के सहित पधार कर खेत का मुलाहिजा फरमावे। बीरबल उस मोती के बीजों को लेकर सभा के सन्मुख आया और उसे बादशाह को दिखाकर बोला, हुजूर, इस बीज को बोने वाला खूब पाक साफ मनुष्य होना चाहिए। जिससे दुर्गंध आती होगी, उसके बोने से बीज से हरगिज मोती नहीं उगेगा। इसलिए जिसके शरीर से कभी वायु न सरती हो, वही इसको बोए। आपके दरबार में तो ऐसों की कमी भी नहीं है। किसी एक को आज्ञा दीजिए कि जो इस काम को प्रसन्नतापूर्वक करे। बादशाह ने एक एक कर अपने सभी उपस्थित सभासदों से पूछा, परंतु कोई बीज बोने के लिए तैयार न हुआ। लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, पर सबों ने नहीं कर दिया। कारण कि यदि कोई यह कहकर कि मुझे हवा नहीं सरती, मोती बोने का साहस करता और कहीं बाद में मोती न उगती, तो उसकी गर्दन मारी जाती। तब बादशाह ने बीरबल को बीज बोने के लिए कहा। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मुझको वायु सरती है। आपके सामने बहुतेरे लोगों ने इस बात की साक्षी दी है कि उनको वायु नहीं सरती। तो बड़े अफसोस की बात है कि बीज बोने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं होता। श्रीमान जी को भी वायु नहीं सरती, अतएव अब इस काम को स्वयं आप ही करें तो कितना उत्तम हो। बादशाह बीरबल के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मुझे भी तो वायु सरती है। इस संसार में ऐसा एक भी मनुष्य न निकलेगा जिसे वायु न सरती हो। तब बीरबल ने मौका देखकर कहा, पृथ्वीनाथ, जब यह बात है तो बेगम और मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए हम दंडित किए गए। बीरबल की इस युक्ति से बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और बेगम को महल में बुलवाने की आज्ञा दी। बीरबल भी दीवान पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों, ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।